हेलो बच्चों। तो कैसे हो आप लोग? कैसा जा रहा है लॉकडाउन? ठीक ठाक हो? बढ़िया हो? कोई दिक्कत परेशानी? खैर, जितना हो सके उतना आप लोग घर में रहने की कोशिश करिए। और उसी को हम लोग एक दो लेक्चर, चार तीन चार लेक्चर हो चुका है ग्रेजुएशन का। आज हम लोग ग्रेजुएशन का कौन सा लेक्चर ये तो नहीं मालूम, लेकिन हम लोग थोड़ा थोड़ा न्यूमेरिकल कर रहे थे, उसी के सीक्वेंस में हम लोग ये करेंगे। तो आप लोग ये क्वेश्चन उतारो और इसको कर डालो, अपने मन से कर डालो। पहले इसको आप लोग इन तीनों क्वेश्चन को, ये एनसीईआरटी का मैंने उठाया है, और इन तीनों क्वेश्चन को उतारो और अपने से कर डालो। बेटा, अपने से करके ही तभी क्वेश्चन का सॉल्यूशन देखना। ठीक है बेटा? अपने से करके ही क्वेश्चन का सॉल्यूशन देखना। वीडियो को पॉज करो और कर डालो। ओके, मैं माना कि आपने वीडियो को पॉज किया और सफिशिएंट टाइम लेके क्वेश्चन को कर डाले। क्वेश्चन को बेटा कर डाले। अब मैं करने जा रहा हूं, देखिएगा। कहां से स्टार्ट करें? यहां से स्टार्ट करते हैं। ठीक है ना? देखिए, इसमें पहला क्वेश्चन पूछा है, फाइंड द नेट फोर्स ऑन द सिस्टम। अब बेटा, इस सिस्टम का मतलब ये होता है ना कि ये पूरा का पूरा क्या है? ये सिस्टम पूरा का पूरा क्या है? सिस्टम। पूरा का पूरा क्या है? सिस्टम है। तो देखो कैसे करेंगे। ये वाला इसमें मानो फोर्स लगा रहा होगा, ये वाला इसमें फोर्स लगा रहा होगा। ठीक है बेटा? तो ये क्या छोड़ देगा बाबू? ये भी ऐसे फोर्स लगाएगा, ये भी ऐसे फोर्स लगाएगा, ये भी ऐसे फोर्स लगाएगा, ये फोर्स ऐसे लगाएगा। तो देखो, ये वाला फोर्स को ये कैंसिल कर रहा है, ये वाले फोर्स को ये कैंसिल कर रहा है, ये वाले फोर्स को ये वाला फोर्स कैंसिल कर रहा है। तो इसका मतलब सारा जो फोर्स है उनके बीच में सब कैंसिल आउट हो जा रहा है। इसलिए नेट फोर्स ऑन द सिस्टम क्या हो जाएगा? जीरो। नेट फोर्स ऑन द सिस्टम इज जीरो। नेट फोर्स ऑन द सिस्टम इज जीरो। नेट फोर्स on the system is zero. F net सिस्टम का क्या होगा बेटा? जीरो। अच्छा, एक चीज है, अगर जो तुम लोग बहुत ठीक ठाक जानते हो कि अगर जो किसी सिस्टम पे नेट फोर्स जीरो होता है, किसी सिस्टम पे नेट फोर्स जीरो होता है, तो इसका मतलब क्या? इसका मतलब क्या? तो अब एक बात बताओ, तो इनके बीच में ये जो फोर्स लगा है इसको कैसे करेंगे? कैसे ट्रीट करेंगे? इंटरनल फोर्स। क्या ट्रीट करेंगे? इंटरनल फोर्स। ये ग्रेविटेशनल फोर्स इनकी और इनके बीच में जो लग रहा है वो क्या है? इंटरनल फोर्स। तो अगर जो मैं कैरेक्टरिस्टिक ध्यान से पढ़ो वहां पे, अगर जो मैं पढ़ाया था, तो उसमें अगर जो नया कैरेक्टरिस्टिक्स अगर जो ऐड करूंगा, तो मैं ये नहीं लिख सकता हूँ क्या ग्रेविटेशनल फोर्स इज इंटरनल फोर्स। ग्रेविटेशनल फोर्स इज ए इंटरनल फोर्स। मतलब नेट फोर्स अगर जो सिस्टम का देखेंगे तो जीरो आएगी, सिस्टम का देखेंगे तो जीरो, लेकिन किसी एक पार्टिकल को देखेंगे तो उसमें नेट फोर्स जीरो नहीं है बेटा, उसमें नेट फोर्स जीरो नहीं है। ठीक है? और थोड़ा थोड़ा अगर जो मैं और कुछ बताऊंगा तो देखा बहुत अच्छा बात बता दूंगा। देखना, ये देखो, नेट फोर्स जीरो, एफ नेट इज इक्वल टू जीरो, और एफ नेट इक्वल टू देखो बेटा ये होता है क्या? डी पी अपॉन डी टी इक्वल टू जीरो। न्यूटन का सेकेंड लॉ। न्यूटन का सेकेंड लॉ। नेट फोर्स जीरो, तो मतलब भाई पढ़े न्यूटन का सेकेंड लॉ क्या होता है? रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द अप्लाइड फोर्स। एफ नेट इक्वल टू जीरो, डीटी अपॉन डीटी इक्वल टू जीरो। अब बेटा, किसी भी क्वांटिटी का अगर जो डिफरेंशिएशन जीरो है तो वो क्वांटिटी क्या है? वो क्वांटिटी क्या है? कांस्टेंट। क्या है? कांस्टेंट। अरे, ये नहीं तुमको आ रहा है क्या? जैसे y इज इक्वल टू 3, देन dy बाई dx कितना होता है? जीरो। कितना? जीरो। इसका मतलब y क्या है? कांस्टेंट। तो मैं ये लिख सकता हूं क्या? p इज कांस्टेंट। p इज कांस्टेंट। अगर जो p कांस्टेंट है बेटा, तो जो इनिशियल मोमेंटम है वही फाइनल मोमेंटम होगा। p इनिशियल इक्वल टू p फाइनल। तो इसलिए मोमेंटम क्या होगा? कंजर्व।
मोमेंटम क्या होगा, कंजर्व। तो एक एक थोड़ा सा लिखिए, तो आप लोग लिखिए, नोट पे लिखिए, when there will be only gravitational force on the system, when there will be gravitational force on the system, then linear momentum as well as linear momentum as well as angular momentum is conserved. Linear momentum and angular momentum is conserved. It means, line छोड़ के, it means we can apply law of conservation of angular and linear momentum. We can apply law of conservation of angular momentum and linear momentum. Okay. और कुछ बातचीत करेंगे, इस पे और डिटेल में बात करेंगे कि सिस्टम का सेंटर ऑफ मास का एक्सेलरेशन क्या होगा, सिस्टम का सेंटर ऑफ मास का वेलोसिटी क्या होगा, ये सब बाद में बात करेंगे। एक दो क्वेश्चन लेके प्रैक्टिस में करके करेंगे। फिलहाल के लिए आप ये जानिए कि देयर विल बी ग्रेविटेशनल फोर्स ऑन द सिस्टम, देन द नेट फोर्स ऑन द सिस्टम इज जीरो, दैट्स व्हाई we can apply the law of conservation of momentum. Whatever you have studied in it may be able that you have to study in work or energy और रोटेशनल डायनेमिक्स में रेगुलर मोमेंटम पढ़ते हैं हम लोग, तो ये पूरा सीक्वेंस, इसीलिए मैं इसको किया था। ठीक है, मैं इसको रब करने जा रहा हूं बिकॉज आई नीड स्पेस। ये लिख लीजिएगा आप लोग, ठीक है। अच्छा सर, ठीक है, इसका क्या होगा, What is the force on mass m placed at A? अरे भैया इसका क्या, ये तो कल ही करवाया गया, ये कल ही करवाया गया। देखो ये वाला फोर्स, जो ये वाला फोर्स होगा वो ये वाला फोर्स होगा। अच्छा एक चीज है, रिपीट, आप लोग जब क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे बेटा ना, तो नया फिगर बनाएंगे, उसी फिगर में गोजाबाजी नहीं करते, लोग फिगर को गंदा नहीं करेंगे। पहले क्वेश्चन को उतारेंगे, इसको लिखेंगे, फिर जब सॉल्यूशन लिखेंगे तो एक नया सा फिगर बनाएंगे। जैसे मैं मान लो ये बना दिया, तो देखो इस पे ये वाला फोर्स इधर लगा रहा है, ये वाला मास इसको इधर खींच रहा है और ये वाला मास इधर खींच रहा है, दोनों के बीच में 60 डिग्री। तो बेटा अगर जो मैं एफ नेट निकालूं तो मैं नहीं लिख रहा, अब मुझे लिखने की जरूरत है, √3f हो जाएगा, यानी √3f कितना, जी एम एम, मतलब Gm²/A। डायरेक्शन, डायरेक्शन मतलब क्या, एंगल, डायरेक्शन मतलब एंगल। अब देखो ये यही इसमें खासियत है कि जब हम लोग पैरेललोग्राम, ये रियल में क्या है, अगर जो पैरेललोग्राम लगाएंगे तो f² + f² + 2f² cos थीटा, यही होता है ना। तो इससे एंगल का, ये रियल में रिजल्टेंट का एंगल नहीं पता चलता है, और वही कंपोनेंट मेथड लगाएंगे तो एंगल पता चलेगा आसानी से। क्या इससे नहीं पता चलेगा, बिल्कुल पता चलेगा, बताता हूं कैसे। इसका कंपोनेंट मेथड से भी कर चुके हो, इस क्वेश्चन को कंपोनेंट मेथड से भी कर चुके हो, एक बार आपने से आप लोग ट्राई करिएगा, यही है। अच्छा ठीक है सर, समझ में तो आ रहा है, लेकिन इससे क्या होगा, ये तो मैग्नीट्यूड होगा, डायरेक्शन का देखेंगे कैसे कैसे निकालेंगे। अगर मान लो अपने को कंपोनेंट मेथड नहीं आता तो डायरेक्शन कैसे, डायरेक्शन का मतलब ये है बेटा कि ये दो फोर्स है, ये एफ है, ये भी एफ है, और इनके बीच का यही कोई रिजल्टेंट होगा बेटा, और मैंने मान लिया कि ये कितना हो गया, अल्फा, कितना होगा, अल्फा। इसमें बेटा डायरेक्शन निकालने का मतलब भी क्या होता है, एंगल निकालना, क्या निकालना, तो डायरेक्शन कितना हो जाएगा, डायरेक्शन हो जाएगा बेटा tan अल्फा और इनके बीच में ये वाला एंगल कितना है, 60 डिग्री, कितना, 60 डिग्री। तो देखो क्या होता है, ये ध्यान से सुनना, आई रिपीट, जिसके साथ ये एंगल बनता है उसके साथ हो जाता है f sin 60 डिग्री अपॉन f + f cos 60 डिग्री। ठीक है, जिसके साथ एंगल बनता है उसी का यहाँ कंपोनेंट लेते हैं, उसी का कंपोनेंट लेते हैं। इसको करिएगा आप लोग, सॉल्व करेंगे तो कितना आएगा, आप लोग खुद करिएगा, कितना आएगा आपको, एफ एफ कैंसल, sin 60 की वैल्यू √3/2 अपॉन में 1 + 1/2, तो ये रियल में आंसर आ जाएगा, आप लोग करते रहिए, देखिएगा √3 आ जाएगा, मतलब tan अल्फा की वैल्यू कितनी आएगी, 30 डिग्री।
मतलब अल्फा की वैल्यू 30 डिग्री आई। टेन अल्फा की वैल्यू 1/3, टेन अल्फा की वैल्यू 30 डिग्री। मतलब रिजल्टेंट ये कितना एंगल बना रहा होगा बेटा 30 डिग्री। कंपोनेंट मेथड से भी आप देखेंगे तो ये आएगा। ठीक है बेटा, ठीक है, मैं मिटा रहा। अच्छा, इसको ट्राई करो, इसको पी से तुम लो। इसका क्या है, इसका क्या है, कुछ नहीं, मैं निकालूंगा, देखूंगा। देखो, इसका फाइंड द नेट फोर्स ऑन एम एंड टू एम। तो कोई भी पकड़ लो, ये पकड़ लो, ये पकड़ लो, मैं ये पकड़ ले रहा हूं, ये पकड़ लेना, ठीक है। देखो, ये वाला इस पे फोर्स ऐसे लगाएगा, मैंने माना F1, ये वाला इस पे फोर्स लगाएगा, ये हो जाएगा F2। अच्छा सर, ये क्या बात हुई, उसमें तो आप इक्विलेटरल ट्रायंगल था, दोनों सेम फोर्स माने थे, इसमें क्यों अलग अलग मान लिए? तो देखो ध्यान से देखो, यहाँ 2m है, यहाँ m है, यहाँ m है, यहाँ m है। ग्रेविटेशनल फोर्स डिपेंड अपॉन द प्रोडक्ट ऑफ द मास। यहाँ मास कितना हो जाएगा 2m का होल स्क्वायर, और यहाँ कितना हो जाएगा m स्क्वायर। तो दोनों की क्या होगी वैल्यू अलग अलग, और इसके बीच में एंगल कितना बनेगा बेटा 60 डिग्री। ऑफ कोर्स हम निकाल सकते हैं, निकाल सकते हैं। अच्छा, ये F1 की वैल्यू कितनी होगी बेटा, बता रहा तू, जी 2m इंटू एम अपॉन ए का होल स्क्वायर। F2 की वैल्यू कितनी होगी, जी एम का होल स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर। ठीक है बेटा। अच्छा, तुमको नहीं लग रहा है कि ये वाला इससे दो गुना है, ये वाला 2gm का होल स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर, ये वाला इससे क्या है दो गुना। तो मैं ये लिख सकता हूं F1 इज इक्वल टू 2F2, F1 इक्वल टू 2F2। अच्छा सर, ठीक है, समझ में आ गया। अब इन दोनों का रिजल्टेंट निकाल दो यार। अब रिजल्टेंट क्या अपने तुम लोग को देखिए पता है, ये अपने कितना देगा √3f, √3f। गलत, यहाँ क्या होगा गलत, क्योंकि यहाँ पे दोनों फोर्स क्या है सेम नहीं है, यहाँ पे दोनों फोर्स बेटा सेम नहीं है, तो ये अपने √3f नहीं आएगा। क्या आएगा सर, तो बता दीजिए। तो ये अपने कितना आ जाएगा, देखो एफ नेट आएगा, यहां मैं लिख रहा हूं एफ नेट इज इक्वल टू आ जाएगा अंडर रूट F1 का होल स्क्वायर प्लस F2 का होल स्क्वायर प्लस 2 F1 F2 cos थीटा 60 डिग्री। अब जैसा कि हम लोग जानते हैं F1 की वैल्यू 2F2 है, तो मैं रख दे रहा हूं, तो कितना हो जाएगा 2F2 का होल स्क्वायर प्लस F2 का होल स्क्वायर प्लस 2F1 F2 cos 60 की वैल्यू होती है बेटा 1/2, 2 से 2 कैंसिल। तो ये रियल में कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा बेटा अंडर रूट, ये कितना हो जाएगा 4F2 का होल स्क्वायर प्लस F2 का होल स्क्वायर प्लस ये कितना हो जाएगा 2 से 2 कैंसिल, ये हो जाएगा 2F2 का होल स्क्वायर। देखो तो, देखो एक F1 की जगह क्या लिख दूंगा 2F2, तो कितना हो जाएगा, तो ये कितना होगा 4/27, मतलब ये में आ जाएगा √7F2 का F2, √7F2। तो F2 की वैल्यू वही रख दो यार, ये हो जाएगा, मतलब ये में कितना आ जाएगा फोर्स ऑन मास n इज इक्वल टू कितना आ जाएगा √7gm का होल स्क्वायर अपॉन a स्क्वायर। और अगर जो थीटा की वैल्यू अल्फा की वैल्यू, इसमें मैग्नीट्यूड पूछे तो ठीक, एंगल पूछा होगा तो मैं tan अल्फा की वैल्यू कितनी आ रही थी 30 डिग्री, या 30 डिग्री ना आके कुछ और आएगा, मैग्नीट्यूड डायरेक्शन से उतना लेना देना नहीं है। ठीक है बेटा। अच्छा ठीक है, इस पे करके दिखाओ, इस पे करो, इस पे करिए आप लोग। ये थे, इसका कितना आ रहा है, इसका इसका भी उसी तरह करूंगा, ये लगाएगा इस पे फोर्स, ये लगाएगा इस पे फोर्स। ठीक है। हाँ, इस केस में दोनों का फोर्स क्या होगा सेम, दोनों का फोर्स क्या होगा सेम होगा। यहाँ पे भी F1 होगा तो यहाँ पे भी क्या होगा F1 इज इक्वल टू कितना G2m इंटू एम का होल स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर।
और ये यहाँ पे भी यही हो जाएगा, तो इसका मतलब ये दो डायरेक्शन में है, ये 60 डिग्री है और ये मान लो F1 है, ये भी F1 है। ठीक है बेटा, थोड़ा और अच्छे से बना लूं मैं, ये ऐसे है, ये ऐसे है, 60 डिग्री है, एफ है, ये F है। अब यहाँ पे F नेट कितना आ जाएगा, √3 आ जाएगा ना। यहाँ पे F नेट कितना आ जाएगा, F नेट आ जाएगा √3, F आ जाएगा। क्यों बेटा, क्यों √3? क्योंकि दोनों का फोर्स का क्या वैल्यू सेम है, तो मैं रख दूंगा √3, F की वैल्यू रख दो, यहाँ आ जाएगा 2 GM का होल स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर, मतलब यहाँ आ जाएगा 2√3 GM का होल स्क्वायर अपॉन ए। बहुत अच्छे से समझना है। और एक और चीज, मैं इक्विलेटरल का खेलने इसीलिए बता रहा हूं क्योंकि आगे चल के हम लोग पढ़ेंगे कि ग्रेविटेशनल फील्ड क्या होता है, तो ग्रेविटेशनल फील्ड में भी यही कहानी, यही इक्विलेटरल ट्रायंगल दिया रहेगा, यही स्क्वायर दिया रहेगा, सब कुछ यही दिया रहेगा, अपने को बस यहाँ कहानी करने आना चाहिए। वहां एफ की जगह क्या हो जाएगा, ग्रेविटेशनल फील्ड हो जाएगा। ठीक है ना, या इसी को ऐसे देता, इसी में पूछ देता कि अगर भी खैर बाद में करेंगे या कभी और, जब ग्रेविटेशनल फील्ड आएगा तब उसके बारे में और पूछेंगे। यहाँ ये वाली कहानी बताओ, ये वाली कहानी बताओ, ये इसका कर रहे जो है, तो देखो ध्यान से देखना तुम लोग, ये वाला इसमें फोर्स लगाएगा। अब देखो तीनों ध्यान से देखना है, ये वाला ये वाला ये वाला सेम है और डिस्टेंस भी सेम होगा, तो सारा फोर्स क्या होगा, सेम रियल में है। ये अगर एफ होगा तो ये भी एफ होगा और ये भी एफ होगा, क्या होगा बेटा, एफ। तो रियल में एफ की वैल्यू कितनी हो जाएगी यार, एफ की वैल्यू हो जाएगी G2M इंटू एम का होल स्क्वायर अपॉन अपॉन। अब अपने को अगर जो ये साइड ए नहीं दिया होता तो अपने को दिक्कत आ जाती, फिर पता चले कि ये देता और ये अपने को निकालने की झंझट होती, लेकिन इतना क्वेश्चन में नहीं दिया था, ये साइड दे दिया था तो अपने को ज्यादा दिक्कत नहीं होगा। तो ये कितना हो जाएगा, ए का होल स्क्वायर, मतलब 2GM का होल स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर। ठीक है सर, मजा आया। अच्छा, अब नेट फोर्स निकालना है, तो नेट फोर्स में फिर वही काम है, एफ नेट कितना, ये देखो ये ऐसे है एक फोर्स, एक ऐसे है फोर्स, और बेटा एक ऐसे है। अच्छा सर, ये तो समझ में आ रहा है, ये किधर है, ये अगर तो बढ़िया से देखोगे तो ये जी में है, इन दोनों का डायरेक्शन आई और जे दोनों में है। अच्छा, इनके बीच से ये वाला एंगल कितना होगा, ये 30 का, ये कितना 30 का, ये कितना 30 का, तो ये ट्रायंगल का सम कितना होता है 180, तो ये कितने निकल का हो जाएगा 120। तो तुमको याद करो कि जब दो फोर्स का बेटा एंगल 120 होता है तो तुमको बताया गया था रिजल्टेंट क्या होता है, एफ होता है। क्या होता है, एफ। नहीं सर, मैं रटना नहीं चाहता, ठीक है कर लो, इन दोनों का कर लो। यहाँ एफ नेट कितना देगा, यहाँ इसके लिए एफ नेट मान लो कि मैंने मान लिया कि इसका क्या है, ए है, बी है, सी है, तो एफ ए प्लस एफ बी प्लस एफ सी। अच्छा, एक चीज और समझो ध्यान से, ये रियल में एफ नेट एफ ए प्लस एफ बी प्लस एफ सी निकाल रहे हैं, और किस पे निकाल रहे हैं, ये निकाल रहे हैं, मान लो कि यहाँ पे मैंने मान लिया 2m ए 2m 2mb 2mc, मतलब 2m पे फोर्स लगाया, इसका अगर जो मैं नेमिंग कर दूं ये ए बी सी, हाँ, इसका अगर जो नेमिंग कर दूं तो ये हो जाएगा फोर्स ये वाला लगाया ऐसे, फोर्स ऑन 2m बाई ए, फोर्स ऑन 2m बाई बी, फोर्स ऑन 2m बाई सी। यहाँ क्या हो जाएगा, सी लिख दूं मैं थोड़ा सा। हाँ बेटा, तो इसका अगर जो निकालेंगे तो इसका रिजल्टेंट कितना हो जाएगा, तो रियल में कितना हो जाएगा, एफ हो जाएगा। देखो ध्यान से, इसका अगर जो निकालेंगे तो एफ नेट कितना हो जाएगा, एफ नेट हो जाएगा एफ बी का होल स्क्वायर प्लस एफ सी का होल स्क्वायर प्लस 2 एफ बी एफ सी cos 120। अब cos 120 की वैल्यू बेटा 1/2 होती है, ठीक है, और ये सब सेम होती है, सिंस एफ बी इज इक्वल टू एफ सी इज इक्वल टू एफ, देन ये अपने कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा एफ। किधर को,
ये किधर को डायरेक्शन होगा, ध्यान से देखना, ये डायरेक्शन इधर को होगा एफ, और ये क्या हो जाएगा माइनस जे के, कितना हो जाएगा माइनस जे के। तो ये वाला कंपोनेंट ये वाला कंपोनेंट क्या है, एक दूसरे को क्या कर देंगे कैंसिल, क्या करेंगे कैंसिल। तो एफ नेट कितना आ जाएगा बेटा, एफ नेट रिजल्ट में आ जाएगा एफ जे के प्लस एफ माइनस जे के, ये दोनों को कैंसिल हो जाएगा, तो एफ नेट कितना आ जाएगा, एफ नेट कितना आ जाएगा बेटा जीरो। अरे सर मजा नहीं आ रहा है, कंपोनेंट मेथड करके देखिए, कंपोनेंट मेथड करके देखा जाए, आपको देख लिया जाए, ये मैं बिठा रहा हूं, दिखा रहा हूं, ये वाली कहानी अगर जो अपने को आ गई ना तो बहुत मजा आएगा। सेकेंड मेथड कंपोनेंट, कंपोनेंट देखो ध्यान से देखना तुम लोग, ध्यान से देखना, मैं बना दे रहा हूं, ये ऐसे कुछ एस है, थोड़ा सा मैं डिफरेंट पेन है तो डिफरेंट पेन यूज कर ले रहा हूं, ये एस है और ये ये कितना है एफ है, और ये वाला अगर मैं इसको अगर जो मान लूं ये मान लूं, ये ऐसे मान लूं, तो तुमको क्या लग रहा है, तुमको क्या लग रहा है ये कितने का होगा, ये दो तरीका है, ये कितना होगा, ये अगर ये कितना हो गया, ये हो गया 30, और ये कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा सॉरी ये कितना हो जाएगा, बोलो तुम लोग कितना, ये पूरा का पूरा कितना था 120, तो ये वाला कितना हो जाएगा 60, और ये वाला कितना हो जाएगा 60। देखो ये इक्विलेटरल ट्रायंगल ऐसे बना था ना, तो ये 30 था, ये 60 था, तो ये 90, तो ये 60, तो ये हो जाएगा 60 और ये हो जाएगा 60। अब इसका ये वाला, इसका ये कंपोनेंट इधर आएगा कितना, ये हो जाएगा कितना, इसका लिखूंगा तो ये हो जाएगा एफ cos 60 डिग्री, एफ साइन 60 डिग्री। ठीक है सर मजा आ रहा है, ये वाला इसका वही कहानी, इसका अगर मैं लिखूंगा तो ये हो जाएगा एफ cos 60 डिग्री और इधर हो जाएगा एफ साइन 60 डिग्री। देखो ये दूसरी को क्या कर रहा है कैंसिल, तो एफ नेट कितना आ रहा है बेटा, एफ नेट आ रहा है ये 2f cos 60 डिग्री, कहां जे के नीचे तो माइनस लिख दिया, प्लस f cos f और क्या जे के, यहाँ cos 60 की वैल्यू कितनी होती है 1/2, तो ये कितना हो जाएगा 2f into 1/2 माइनस का f, इससे कैंसिल, f नेट कितने क्या आ गया, डेफिनेट कितना है, ये आसान भी है, देखो एक लाइन में आंसर है, ये सब तो इतना झंझट करने की जरूरत ही नहीं है। देखो एक लाइन, इजी दैट पैरेललोग्राम मेथड, ठीक है बेटा, एक बार बहुत अच्छे से वीडियो को पॉज करके खूब अच्छे से समझ लीजिए, जो लिखा है उसको समझ लीजिए। ये आई और जी का जो डायरेक्शन होगा पॉज द वीडियो, पॉज द वीडियो, ठीक है बच्चों। अब ये क्वेश्चन आप लोग अपनी नोटबुक में उतार लीजिए और उतार के कर डालो, उतार के सफिशिएंट टाइम दो, वीडियो को पॉज करो और वीडियो को पॉज करके कर डालो, ठीक है बेटा कर डालो। ये थोड़ा सा मैं बोल दे रहा हूं, पता नहीं राइटिंग समझ में आ रही है। फ्रॉम अ सॉलिड स्फीयर ऑफ मास कैपिटल M and radius r of solid sphere of radius r/2 is removed, ये क्या हो गया रिमूव हो गया, as shown in figure find the gravitational force on mass M। यहाँ से यहाँ का डिस्टेंस कितना है बेटा 2r, ये वाला डिस्टेंस कितना है r, ये वाला डिस्टेंस कितना है r/2। वीडियो को पॉज करके सफिशिएंट टाइम दो और कर डालो। ओके बच्चों, मैं मान रहा हूं कि आपने वीडियो को पॉज किया और सफिशिएंट टाइम लेके कर डाले। अब मैं करने की कोशिश कर रहा हूं, थोड़ा सा मेरे पास जगह कम है, तो मैं सोचूंगा कि मैं ये सब मिटा के यहीं से स्टार्ट करूंगा। ठीक है सर समझ में आ गया। अब करेंगे कैसे, पहले सोचना है। मैं क्या कर रहा हूं ध्यान से सुनो, मैं क्या कर रहा हूं कि ये पूरे सॉलिड स्फीयर की वजह से इस पे ग्रेविटेशनल फोर्स निकाल दे रहा हूं
और इस सॉलिड स्फीयर की वजह से इस पे ग्रेविटेशनल फोर्स निकाल ले रहा हूं, ठीक है। और ये वाला जबकि है नहीं, रिमूव है बेटा, तो मैं क्या करूंगा कि इसके द्वारा जो फोर्स, ये जो फोर्स लगा होगा उसको माइनस करूंगा। आई रिपीट मैं क्या करूंगा, बड़े वाले सॉलिड स्फीयर से इस पे फोर्स निकालूंगा, ठीक है सर निकालिए। फिर छोटे वाले स्फीयर की वजह से इस पे फोर्स निकालूंगा। अच्छा ठीक है सर। अब मैं क्या करूंगा, क्योंकि ये पार्ट तो है ही नहीं, रिमूव है, तो मैं क्या करूंगा कि ये पूरा जो फोर्स आ रहा होगा वो रियल में इसको क्या कर दूंगा, माइनस कर दूंगा। ठीक है बेटा, मतलब मैं ये करूंगा एफ नेट इज इक्वल टू फोर्स ड्यू टू बिगर स्फीयर माइनस फोर्स ड्यू टू स्मॉलर स्फीयर। ठीक है बेटा, फोर्स ड्यू टू बिगर स्फीयर एंड फोर्स ड्यू टू स्मॉलर स्फीयर। ठीक है बेटा, आप समझ में तो आ रहा है। अच्छा, फोर्स ड्यू टू बिगर स्फीयर निकालने बहुत अच्छा, बहुत आसान है। फोर्स ड्यू टू बिगर स्फीयर कितना होगा बेटा, जी जी एम कितना, एम इनटू पूरे बिगर स्फीयर का क्या मास है, कैपिटल एम, अपॉन और इसके बीच का डिस्टेंस कितना है, 2r, फिर हो जाएगा 2r का होल स्क्वायर। तो कितना आएगा बेटा, ये आ जाएगा जी एम एम अपॉन 4r का होल स्क्वायर। ठीक है, अब फोर्स ड्यू टू स्मॉलर स्फीयर इसका करेंगे। अब देखो जी एम, अब ये फंस गया। अब क्या किए बेटा, ये फंस गए, क्योंकि अपने को छोटे वाले स्फीयर का तो मास मालूम ही नहीं, छोटे वाले स्फीयर का मास मालूम ही नहीं है, तो फिर कैसे होगा। अब कुछ टेक्निक लगाना पड़ेगा, कुछ कहानी लगाना पड़ेगा। तो तुम लोगों को मैं, मान लीजिए जो लोग नहीं पढ़े हैं वो तो ठीक है, लेकिन सेंटर ऑफ मास में मैं कंसेप्ट बताया था कि छोटे वाले का कैसे निकालेंगे। तो इसके लिए दो मेथड है, एक हम लोग वॉल्यूम मास डेंसिटी यूज करेंगे, और एक यूनिटरी मेथड। क्या सर, ये क्या बात हुई, वॉल्यूम मास डेंसिटी हमें नहीं आती। ठीक है बेटा, नहीं आती तो मैं बताता हूँ, या मैं एक ऐसा मेथड बताऊंगा जो रियल में इसमें वॉल्यूम मास डेंसिटी का कुछ यूज ही नहीं। मैं क्या यूज कर रहा हूँ, देखो मैं यूज करूंगा इसका मास निकालने के लिए यूनिटरी मेथड। वो यार, वो जो अपने कहानी में नहीं पढ़े थे किसी अपन लोग दादा मामा कि 5 आम का दाम 20 रुपया, तो एक आम का दाम कितना, तो 3 आम का दाम कितना। तो हम लोग क्या करते थे, वही काम करते थे जो यूनिटरी मेथड हम लोग 7th में नहीं पढ़े यार, कि 100 रुपया में 10 पेन, तो 3 पेन का दाम कितना। तो वही करते थे, क्या करते थे, 100 में 10 से डिवाइड कर देते थे, 1 पेन का दाम आ जाता था, और उसे 3 तक से मल्टीप्लाई कर देते थे। एम आई क्लियर, आ रहा है समझ में। तो ये सेम फंडा मैं यहाँ पे अप्लाई करूंगा कि अगर जो रेडियस, अगर जो इसका वॉल्यूम इतना है तो बेटा मास एम है, तो इतना वॉल्यूम होगा तो कितना, वही का, ठीक है ना। 100 रुपया में 10 पेन, तो 1 पेन का दाम कितना, 10 रुपया होगा। क्या किया मैंने, डिवाइड कर दिया। अच्छा, तो फिर तो 3 पेन का दाम कितना, 10 में 3 का मल्टीप्लाई कर दिया। ठीक, मैं वही यूज करूंगा, आई यूज कंसेप्ट ऑफ यूनिटरी मेथड। और एक कंसेप्ट है, लेकिन वो मैं बताना नहीं चाह रहा हूं, क्योंकि वो हो सकता है कि कुछ बच्चों ने पढ़ा होगा, कुछ बच्चों ने नहीं पढ़ा होगा। तो हम लोग एकदम ओबीएस का 7th 8th का काम करते हैं। जब वॉल्यूम बेटा, जब वॉल्यूम 4/3 पाई आर क्यूब है, तो मास कितना है बेटा, एम, कितना है, एम। अच्छा, जब वॉल्यूम 1 होगा तो मास कितना हो जाएगा, एम अपॉन 4/3 पाई आर क्यूब। ठीक है, तो मजा आ रहा है। अच्छा, तो जब वॉल्यूम अगर जो जब वॉल्यूम कितना हो जाएगा, 4/3 पाई, कितना डिस्टेंस है, r/2, तो हो जाएगा r/2 का होल स्क्वायर। तो मास कितना, तो क्या करना है, बस कुछ नहीं, m अपॉन 4/3 पाई आर क्यूब इंटू 4/3 पाई r/2 का भी हो जाएगा r क्यूब अपॉन 8 बेटा। देख लो, अब मैं कुछ कैंसल आउट करने जा रहा हूँ, 4/3 पाई से पाई कैंसल, r क्यूब से r क्यूब, मतलब रियल में मास ऑफ कौन सा, स्मॉलर स्फीयर ना, स्मॉलर स्फीयर इज इक्वल टू बेटा m/8 आ रहा है, देख ले, m इंटू m/8। ठीक है सर, बढ़िया आ जाएगा, यहाँ रख दूंगा m अपॉन 8 अपॉन में
इससे ये वाला डिस्टेंस कितना बोलो, कितना कितना डिस्टेंस, ये पूरा डिस्टेंस है 2r, ये पूरा डिस्टेंस है 2r, ये कितना है r/2, तो ये कितना पूरा डिस्टेंस हुआ बताओ। अरे भैया 2 में से आधा घटाओ, कितना आएगा 1.5, कितना आएगा 1.5 या 3/2, कितना आएगा 3/2। ये पूरा डिस्टेंस कितना था 2r, और ये डिस्टेंस कितना है r/2, तो ये अब तुम बताओ अगर 2 में से आधा घटाओ कितना 1.5, और 1.5 का वैल्यू फ्रैक्शन में लिखोगे तो 3/2, तो मैं लिख दिया 3/2r का होल स्क्वायर। अगर जो आप लोग इसको बहुत अच्छा ठीक ठाक कैलकुलेट करेंगे तो ये आ जाएगा, मुझे लग रहा है 4, ये आ जाएगा 8, इधर आ जाएगा, ये हो जाएगा Gm/m/18, कितना आ जाएगा 18 r का होल स्क्वायर। अच्छा ये चीज तुम लोगों के मन में डाउट आ रहा होगा कि सर ये क्या बात हुआ, ये पूरा का पूरा मास तो पूरा का पूरा ये पूरे में फैला है और आप उसको सेंटर में माने, तो याद करो पहला लेक्चर क्या बताया, when there will be any conducting sphere or any spherical type body, then we can assume that whole mass of the body is concentrated at the center. The same phenomena, same concept I use this in this question, and that's why in my very first lecture when I am going to teach you the numerical concept, then I explain about this in broad manner, खूब अच्छे से समझाया, खूब छोटे छोटे बातों को समझाया था, तो उसका कंसेप्ट मैं यहाँ पे यूज किया कि अगर स्फेरिकल है तो उसका पूरा का पूरा मास मैंने कहाँ मान लिया सेंटर पे, जैसे ये पूरा का पूरा स्फेयर का मास कहाँ मैंने मान लिया सेंटर पे, तभी तो यार सेंटर से सेंटर का डिस्टेंस 2r लिया, और इस स्फीयर का छोटे वाले स्फीयर का मास मैंने कहाँ मान लिया उसके सेंटर पे। और ये ना जो स्फेरिकल सेंटर वाला जो कंसेप्ट है ये बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि आगे हम लोग जो पढ़ेंगे कि जो एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी जी की कहानी पढ़ेंगे तो उसमें ये कंसेप्ट आएगा, क्योंकि हम लोग अर्थ को भी कैसे ट्रीट किए रहेंगे उसी की तरफ। ठीक है बेटा, तो ये कितना गया, अब क्या करना, कुछ भी नहीं करना, इसमें से बड़े वाले में से छोटे को घटा देना है, अपना काम हो जाएगा। मुझे थोड़ा स्पेस चाहिए तो मैं इसको रब कर रहा, मैं इसको रब कर रहा हूँ, बस इसमें से इसको घटा दो तो यह नेट कितना देगा, यह नेट आ जाएगा फोर्स ऑन बिगर स्फीयर माइनस फोर्स ऑन स्मॉलर स्फीयर। बिगर स्फीयर का कितना बेटा Gmm/4r का होल स्क्वायर, Gmm/4r का होल स्क्वायर माइनस Gmm/18r का होल स्क्वायर। ये देखो Gmm/r स्क्वायर तो कॉमन निकलना है, तो मैं निकाल रहा हूँ Gmm/r², ये हो जाएगा 1/4 माइनस 1/18, कितना आएगा आप लोग बताइए, 4 और 18 का कौन सा एलसीएम कितना 36। अच्छा एक कंसेप्ट में और बताऊं अच्छे से देखना, मुझे मानो कि एलसीएम लेना नहीं आ रहा है, मैं नहीं जानता एलसीएम, तो बस कुछ नहीं करो, इसका इसमें मल्टीप्लाई कर दो और इसका इसमें मल्टीप्लाई कर दो और घटा दो, और घटाने के बाद जो आएगा उसको डिवाइड कर दो। खैर इतना तो मैं एक्सपेक्ट कर ही रहा हूँ, तुम लोग 11th 12th में पढ़े हो, तुमको एलसीएम आ रहा होगा, वो तो एक शॉर्टकट मेथड, ये हो जाएगा 36, ये कितना हो जाएगा 9 माइनस 2, तो ये कितना हो जाएगा 7/36, मतलब रियल में एफनेट कितना है बेटा, ये आ गया 7/36 Gmm/r²। अब थोड़ा सा क्या फोर्स है, फोर्स इज a vector quantity, then give us to find the direction of this force, तो इसका डायरेक्शन किधर होगा, ये किसको किधर खींच रहा होगा, इधर को बेटा, तो इसलिए इसमें क्या लिख दूंगा, तो दो तरीका है, या तो मैं यहाँ वर्जिन मान लिया तो ये लिख दूंगा कि टुवर्ड्स लेफ्ट या आईजे, लेकिन आईजे न लिखूंगा तो मैं बस ये लिख दूंगा टुवर्ड बिगर स्फीयर, टुवर्ड बिगर स्फीयर, ये किसमें इधर फोर्स लगा रहा होगा इधर, तो मैं क्या लिख लूंगा टुवर्ड्स लेफ्ट या टुवर्ड bigger sphere. You don't worry about the direction because in 90% question we must have to just only find the magnitude, and जो एक कंपटीशन में भी होता है ना उसमें सिर्फ मैग्नीट्यूड पूछता रहता है, ठीक है, फिर भी भाई फोर्स वेक्टर क्वांटिटी है तो इसलिए हम लोग डायरेक्शन हमेशा फाइंड करते रहे। इस क्वेश्चन को आप लोग, मैं इसको रब कर रहा हूँ, you just pause the video and write down in your notes, and it is very important question बेटा, because ये जो क्वेश्चन है ना ये जेई में आया था, कितना 2009 में, ये बहुत अच्छा क्वेश्चन है, ये वाला क्वेश्चन आप लोग करिए, ये वाला क्वेश्चन में आप लोग करेंगे तो ये होंगे तो पूरा का पूरा कंसेप्ट पिछला लगेगा,
ठीक है, सेंटर ऑफ मास का कंसेप्ट, वेलोसिटी ऑफ सेंटर ऑफ मास, क्या नहीं पढ़े? नहीं पढ़े, ठीक है ना यार, मैं बताता हूँ, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, इसको मैं मिटा रहा हूँ। हाँ ठीक है बेटा, पहला पूछा है ग्रेविटेशनल फोर्स बिटवीन दे, तो वही हो गया, वही पहला वाला अगर जो आंसर लिखूंगा तो F इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, जी एम एम अपॉन आर का होल स्क्वायर। अच्छा, यहाँ से यहाँ का डिस्टेंस कितना होगा तुम बताओ, 2, कितना होगा बेटा, 2, कितना होगा, 2। ये कैसे, क्योंकि देखो ये रियल में अगर तुम बढ़िया से देखो ना तो ये कोऑर्डिनेट लिखा है, ये एक्स कोऑर्डिनेट और ये वाई कोऑर्डिनेट, एक्स कोऑर्डिनेट वाई कोऑर्डिनेट, तो ये देखो वाई कोऑर्डिनेट क्या है, 0, मतलब ये दोनों पार्टिकल रियल में कहाँ पे, एक्स एक्सिस पे। ऐसा ही क्वेश्चन करवाऊंगा जिसमें आपको एक्सिस से लेके डायरेक्शन डिस्टेंस निकालना होगा। खैर फिलहाल इस क्वेश्चन में देखते हैं, तो इसके बीच का डिस्टेंस कितना होगा बेटा, 2, तो यहाँ पे रख दो, आ जाएगा यार, इसमें कौन सी बड़ी बात है, जी इंटू 3 इंटू 4 अपॉन में 2, मतलब कितना, 2 से 2 कैंसल, कितना आ जाएगा 6 जी। जी की वैल्यू मैं नहीं रख रहा हूँ, जी की वैल्यू नहीं रख रहा हूँ, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। जी की वैल्यू कितना होता है जानते हो ना तुम लोग, 6.67 इंटू 10⁻11। खैर जी में ही अपना काम चल जाएगा। हाँ, फाइंड द एक्सेलरेशन ऑफ 3 kg एंड 4 kg। अब देखो इसमें ये वाला इधर जाएगा और ये वाला इसको इधर अट्रैक्ट करेगा। ग्रेविटेशनल फोर्स क्या होता है, एक दूसरे को आपस में लोग अट्रैक्ट करते हैं, अगर ये इसको अट्रैक्ट करेगा तो ये भी इसको क्या छोड़ देगा बाबू, ऐसा बिल्कुल भी नहीं, छोड़ेगा नहीं। न्यूटन का थर्ड लॉ, बिहाइंड एवरी एक्शन देयर इज इक्वल एंड अपोजिट रिएक्शन, ठीक है ना बाबू, ठीक है। सेकंड का देख ले, एक्सेलरेशन ऑफ 3 kg एंड 4 kg, 3 kg का मैं लिख दे रहा हूं, एक्सेलरेशन ऑफ 3 kg का बेटा होगा कितना होगा, आप लोग बताइए, एक्सेलरेशन ऑफ 3 kg कितना हो जाएगा, तो एक्सेलरेशन का फॉर्मूला क्या होता है यार, एफ नेट अपॉन एम ए, देन ए इज इक्वल टू एफ नेट अपॉन ए, ठीक है बेटा। तो कितना होगा, इस पे पूरा फोर्स कितना लग रहा है, 6G, तो ये हो जाएगा 6G अपॉन मास कितना 3, तो ये कितना आ जाएगा 2G। अच्छा, एक्सेलरेशन इज ए वेक्टर क्वांटिटी, तो डायरेक्शन बताओ, डायरेक्शन अगर जो ये वाला इधर जाएगा, ये वाला किधर जाना चाहेगा, इधर, तो अगर जो मैं यहां से बेटा अगर जो ओरिजिन मान लिया तो ये किधर हो गया, पॉजिटिव आई, किधर पॉजिटिव आई, तो मैं लिख दिया प्लस आई, क्या लिख दूंगा, राइट, राइट डायरेक्शन में। अच्छा ठीक है सर, आ रहा है, फिर एक्सेलरेशन ऑफ 4 kg, फिर वही नेट फोर्स कितना है 6G अपॉन 4, ये कितना आ जाएगा 3/2G, किधर डायरेक्शन लेफ्ट, किधर डायरेक्शन लेफ्ट में या माइनस साइड। अब ध्यान से सुनना, यहाँ पे कंसेप्ट बहुत अच्छा बात है कि बेटा दोनों पार्टिकल पे फोर्स क्या लग रहा है, सेम, दोनों पार्टिकल पे फोर्स क्या लग रहा है, सेम, लेकिन दोनों का एक्सेलरेशन अलग अलग है क्या, बिल्कुल है सर, बिल्कुल है। इसका कितना है, इसका 2G है, इसका 3/2G, मतलब ये कितना 1.5 है, ये कितना है 2 गुना है, ठीक है। अच्छा सर ये कैसे बात हुई, ये कैसे हो गया, बिल्कुल देखो, अगर जो ध्यान से सुनना तुम लोग, जैसे अगर तो इस मार्कर को मैं फेंका तो ये नीचे है, क्यों है, अर्थ ने इसको अट्रैक्ट किया, ठीक है सर मैं मान गया अर्थ ने अट्रैक्ट किया, तो मार्कर जिसको अट्रैक्ट कर रहा है क्या, न्यूटन का। अभी अपन लोगों ने समझा ना कि जो ग्रेविटेशनल जो थर्ड लॉ है वो न्यूटन का ही थर्ड लॉ है, तो रियल में ये क्या होगा, ये तो मार्कर नीचे है, तो मार्कर भी तो अर्थ को अट्रैक्ट कर रहा है, तो अर्थ क्यों नहीं चल रहा है, आखिर कहीं ऐसा नहीं ना हो रहा है कि हम लोगों को देखने में गलती हो रही है, ये मार्कर, ये छोटा सा मार्कर ही अर्थ को अट्रैक्ट कर दे रहा है, ऐसा दिमाग में आता था कि नहीं क्वेश्चन, नहीं आता तो ठीक, आज उसी को समझेंगे। देख बेटा ध्यान से सुना, when we apply force on a body, then body will accelerate or not, it does not depend upon what amount of force we apply on that body। कहने का मतलब बेटा कि अगर जो किसी बॉडी पे हम फोर्स लगाते हैं तो बॉडी चलेगी कि नहीं चलेगी, ये फोर्स पे डिपेंड नहीं करेगा ना, बिल्कुल भी नहीं।
बॉडी विल मूव और नॉट, या बॉडी जब चलेगी तो उसकी स्पीड क्या होगी, दैट डिपेंड अपॉन द मास ऑफ द बॉडी, दैट डिपेंड अपॉन द मास ऑफ द बॉडी। तुम ही सोचो, जैसे मान लो कि एक ट्रक है, ट्रक पे 15 न्यूटन का फोर्स लगा दिया, और एक साइकिल है उस पे 15 न्यूटन का फोर्स लगा, कौन चल देगा, साइकिल चल देगा, ट्रक नहीं चलेगा। क्यों क्यों क्योंकि उसका मास क्या है, ज्यादा है। मास क्या है बेटा, ज्यादा है, और साइकिल का मास कंपैरिजन में उससे 100 गुना ज्यादा, 100 गुना क्या है बेटा, कम। तो ये कंसेप्ट यहाँ पे यूज होता है, मतलब दो बॉडी आपस में एक दूसरे से सेम फोर्स में अट्रैक्ट तो करती हैं, लेकिन कौन किससे जाके चिपकेगा, दैट डिपेंड अपॉन द मास, दैट डिपेंड अपॉन द मास। देखो ना, ध्यान से सुनना, फोर्स इक्वल टू क्या होता है, एम ए, देन ए इज इक्वल टू एफ अपॉन एम, मतलब रियल में एक्सेलरेशन ऑफ द बॉडी डिपेंड अपॉन द फोर्स एज वेल एज मास। जितना ज्यादा मास, उतना उस बॉडी को जाने के लिए उतना ज्यादा अपने को क्या लगेगा, फोर्स। एंड दिस इज द मेन कंसेप्ट ऑफ मास। केमिस्ट्री में, केमिस्ट्री का टीचर आपको वही पढ़ाता है, मास क्या होता है, इट इज द अमाउंट ऑफ सब्सटेंस कंटेनिंग इन बॉडी इज कॉल्ड इज मास। लेकिन फिजिक्स में इसका डेफिनेशन अलग है। फिजिक्स में क्या होता है कि मास इज द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ ए बॉडी। मास एक बॉडी की क्या होती है, कैरेक्टरिस्टिक्स होता है, जिससे ये सब डिसाइड होता है, एक्सेलरेशन और फोर्स। इनर्शिया नहीं पढ़े हो, गैलीलियो का लॉ, न्यूटन थर्ड लॉ, मतलब न्यूटन लॉ जब मोशन पढ़ाया गया तो उसको खैर उतना नहीं जाते हम लोग, उतना डिटेल में डिस्कस नहीं करेंगे। और मेरा ये क्वेश्चन करवाने का यही मोटिव था कि आपका कहीं ना कहीं वो जो पिछला चैप्टर है वो रिवीजन भी हो जाए, और रियल में बॉडी का एक्सेलरेशन का कंसेप्ट भी समझ में आ जाए। आई रिपीट, अगर जो मैं किसी बॉडी पे फोर्स लगा दिया, बॉडी चलेगी, मुझे नहीं, मुझे नहीं मालूम। क्यों, क्योंकि सर मास हमें मालूम नहीं है, तो हमें नहीं मालूम कि वो चलेगी कि नहीं चलेगी। हो सकता है कि मास ट्रक हो तो नहीं चलेगी, हो सकता है कि मास का साइकिल हो तो चलेगी। इसका मतलब एक्सेलरेशन ऑफ, लिखो एक लाइन लिखो नोट में, नोट में लिखो, देखो, when we apply force on a body, when we apply force on a body, then body will move or not, it is decided by the weight of the body or mass of the body। वेट और मास अलग अलग होता है, लेकिन किस पे डिपेंड करेगा, मास पे। ठीक है, ओके, ठीक है सर, समझ में आ गया, सब कुछ आ रहा है। अच्छा ठीक है, ये तो आ गया, इन दोनों का डायरेक्शन, अब फोर्स याद, ये इधर जाएगा और ये किधर जाएगा, इधर जाएगा। ठीक है, ये हो गया। हाँ, अब थोड़ा मेरे पास स्पेस नहीं है तो मैं इसको मिटा रहा हूं, कंसेप्ट को समझते हुए चलिए, तब इजी हो जाएगा। क्योंकि देखिए क्या होता है, एग्जाम में जो क्वेश्चन आएगा वो लेंदी नहीं आएगा, आपसे कैलकुलेशन नहीं पूछेगा। आप अगर जो यही छोटी छोटी बातों को, कंसेप्ट को सीखे रहेंगे तो आप क्वेश्चन विद इन मिनट में करते रहेंगे, और यही छोटी छोटी बात अगर जो आपको नहीं आएगी तो आप क्वेश्चन में उलझ जाएंगे। ये मेन फंडा होता है, ठीक है ना बेटा। अच्छा ठीक है, एक्सेलरेशन ऑफ सेंटर ऑफ मास, एक्सेलरेशन ऑफ सेंटर ऑफ मास कितना होता है, a1 प्लस a2, दोनों का क्या करेंगे, वेक्टर सम, क्या करेंगे, वेक्टर सम। अच्छा ये होता है क्या, ये होता है नहीं, ये नहीं होता है एक्सेलरेशन ऑफ सेंटर ऑफ मास। अच्छा, एक्सेलरेशन ऑफ सेंटर ऑफ मास का या तो फॉर्मूला से करो या तो इसको कंसेप्ट से करो। कंसेप्ट से मैं यूज करके बताऊंगा, फिर फॉर्मूला से भी प्रूव कर दूंगा कि क्या होगा। देखना, ध्यान से सुनना। पहला मेथड, बाय यूजिंग कंसेप्ट, ठीक है, समझ गए। नेट फोर्स सिस्टम पर पे क्या है, ये वाला इस पे कितने फोर्स का लगा रहा था, अभी पीछे हम लोग किए थे, कितना 3 2 6 2G आया था, आप लोग देख लीजिएगा। जो ये वाला इस पे कितना लगा रहा था, 2G, और ये वाला इस पे लगा रहा था 2G, ये इस पे लगा रहा था, ये उसको लगा रहा था, दोनों आपस में लगा रहे थे, तो नेट फोर्स सिस्टम का क्या हो रहा था, 0। अभी पीछे वाले क्वेश्चन में जो नेटवर्क ट्रेंगल करवा के देखो दिया था, उसमें भी नेट फोर्स सिस्टम पे क्या होता है, 0। एफ नेट इज इक्वल टू 0, कहां का बेटा, सिस्टम का। एफ नेट सिस्टम का क्या होता है, और 0। नेट फोर्स इज इक्वल टू क्या होता है, एम, और ये होता है ए सी ओ एम इज इक्वल टू 0। पढ़ाया गया,
सेंटर ऑफ मास का कंसेप्ट बताया गया था, तो एक्सेलरेशन पढ़ा लेगा। ठीक है, तुम्हें नहीं आती है, हो सकता है कि तुम नई पहली बार वीडियो को देख रहे होगे, तो ये बस जान जो नेट फोर्स इज इक्वल टू ma होता है ना, वो जो एक्सेलरेशन होता है बेटा वो सेंटर ऑफ मास का होता है। अच्छा, अगर जो दो क्वांटिटी का मल्टीप्लिकेशन जीरो है, तो उसमें मास जीरो होगा क्या? मास तो जीरो हो नहीं सकता, मास बेटा जीरो नहीं हो सकता, इसलिए एक्सेलरेशन ऑफ सेंटर ऑफ मास क्या हो जाएगा? जीरो। एक्सेलरेशन ऑफ सेंटर ऑफ मास क्या हो जाएगा? जीरो। अच्छा सर ठीक है, समझ में तो आ गया, ये तो एक लाइन में आप करके दिखा दिए, थोड़ा सा फॉर्मूला से करके दिखा दीजिए तो ठीक है। पहले इसको समझ जाओ, इसको उतार लो, मोस्ट इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है ये रियल में, ये जो क्वेश्चन है ये मोस्ट इंपॉर्टेंट, मोस्ट इंपॉर्टेंट। ये पूरा क्वेश्चन तुम्हारा पूरा का पूरा जो ग्रेविटेशन का पूरा जो लेक्चर है पूरा का पूरा कवर करना है, ठीक है बेटा। अच्छा ये तो हो गया, फॉर्मूला से कैसे करेंगे ये मिटा रहा हूं, आई एम गोइंग टू द वे यू जस्ट राइट डाउन इन योर नोट, इट्स वेरी इंपॉर्टेंट कंसेप्ट बेटा, ये हमेशा यूज होगा। अभी ग्रेविटेशनल फील्ड पढ़ाएंगे तो भी इसका यूज होगा। एक्सेलरेशन ऑफ सेंटर ऑफ मास जानते हो क्या होता है? एक्सेलरेशन ऑफ सेंटर ऑफ मास होता है m1 a1 प्लस m2 a2 अपॉन में m1 प्लस m2। ठीक है सर, ठीक है, समझ तो आ गया, लेकिन लिखिए क्या लिखो, देखो m1 किसी को मान सकते हो, किसी को, देखो यहाँ पे ओरिजिन मान लिया तो इधर का डायरेक्शन क्या मैं मानूंगा? पॉजिटिव, तो लिख रहा हूं 3 इंटू a1 कितना आया था? a1 कितना आया था, थोड़ा सा मैं यहाँ देख लूं, a1 आया था 6/3, तो आ जाएगा 2g, तो ये आ जाएगा 2g, किधर का डायरेक्शन तुम बताओ? इधर से ये राइट, राइट का डायरेक्शन मैंने क्या लिया? पॉजिटिव, प्लस ये क्या हो जाएगा 4 इंटू इसका कितना आया था तुम लोग देखना 6/4, मतलब आया होगा 3/2 डायरेक्शन क्या होगा? डायरेक्शन देखो, ये इसके अपोजिट में मतलब माइनस साइन होगा, माइनस साइन होगा, ठीक है सर आ रहा है, अपॉन कितना 3g प्लस 3 + 4 कितना होगा? कैलकुलेट करो, तो कैलकुलेट करो तो ये देखो मैं थोड़ा सा कर रहा हूं, आप लोग कर लीजिएगा, 2 से 2 कैंसिल, ये आ जाएगा 6 - 6 कितना? 0, 0/7 कितना गया? 0, देखो प्रूफ हो गया, प्रूफ हो गया, प्रूफ हो गया ना। एक्सेलरेशन ऑफ सेंटर ऑफ मास क्या होगा? 0। एक्सेलरेशन ऑफ सेंटर ऑफ मास क्या होगा? 0, ऑलवेज, ऑलवेज when there will be gravitational force between the particles, then acceleration of center of mass क्या होगा? 0। acceleration of center of mass 0, उतार दीजिए। ये करिए वेलोसिटी ऑफ सेंटर ऑफ मास, आप लोगों को मैं सफिशिएंट टाइम दिया गया था, वीडियो को पॉज करके आप लोग कर डाले होंगे, मैं ऐसा एक्सपेक्टेशन कर रहा हूं, मैं इसको रब कर रहा हूं। देखो बेटा, अगर जो तुम जब तक अपने से नहीं करोगे, अगर जो तुम अपने से नहीं करोगे तो मैं कितना इस पे एक क्वेश्चन करवाना, तो मैं क्या है, मैं तो कहो तो 50 क्वेश्चन करवा दूं, लेकिन जब तक तुम अपने से नहीं करोगे तब तक बेटा तुमको नहीं आएगा। या बोर्ड पे हाँ ठीक है मैं समझा दूंगा, पूरा पूरा समझ में आ रहा है, लेकिन जो थिंकिंग प्रोसेस है ना ये तुम्हें अपने आप डेवलप करना पड़ेगा, बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, ठीक है। खैर बातों को छोड़ते हैं, वेलोसिटी ऑफ सेंटर ऑफ मास, फिर भी मैं चाहूं तो कंसेप्ट यूज कर दूं, चाहे तो मैं फॉर्मूला लगा के कर दूं, पहले कंसेप्ट यूज कर रहा हूं। देखो बेटा, एक्सेलरेशन ऑफ सेंटर ऑफ मास क्या होता है? 0। एक्सेलरेशन ऑफ सेंटर ऑफ मास 0 होता है, और एक्सेलरेशन इज इक्वल टू क्या? dv/dt होता है क्या? बोलो, वेलोसिटी को टाइम के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट कर देते हैं तो क्या आ जाता है? एक्सेलरेशन। तो इसका मतलब dvcm/dt = 0। अच्छा सर समझ में तो आ रहा है। अब एक बात बताओ, किसी भी चीज का अगर जो डिफरेंशिएशन 0 होता है तो वो क्वांटिटी क्या होती है? कांस्टेंट। वो क्वांटिटी अभी अभी पिछले लेक्चर में अभी 15 मिनट पहले बताया हूं, y = 3 देन dy/dx बेटा 0, इसका मतलब y की वैल्यू क्या है? कांस्टेंट। तो इसका मतलब dvcm/dt = 0, इसका मतलब vcm क्या हो जाएगा बेटा? कांस्टेंट। क्या हो जाएगा? कांस्टेंट। क्या हो जाएगा? कांस्टेंट।
वेलोसिटी ऑफ सेंटर ऑफ मास इज कांस्टेंट यार, क्या होगा एस। अच्छा वेलोसिटी ऑफ सेंटर ऑफ मास पूछ भी रहा है कि न्यूमेरिकल वैल्यू क्या होगा, तो कुछ नहीं यार, वेलोसिटी ऑफ सेंटर ऑफ मास का वही फॉर्मूला m1 v1 प्लस m2 v2 अपॉन में m1 प्लस m2। आप लोग कर लीजिएगा, मैं आप लोगों के लिए होमवर्क दे रहा हूँ। बस मेरा पढ़ाने का या मेरा जो मोटो था वो ये था कि वेलोसिटी ऑफ सेंटर ऑफ मास क्या होगा, कांस्टेंट होगा क्या। अच्छा एक और बात, ये वाला can we apply conservation of linear momentum here suppose when the net force on the system is zero, then linear momentum is conserved, then linear momentum is beta conserved। देखो कैसे मैं कर रहा हूं, देखो एफ नेट क्या आ रहा था बेटा जीरो, और न्यूटन के थर्ड लॉ, न्यूटन के सेकंड लॉ से क्या, नेट फोर्स इज इक्वल टू क्या, रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम, रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम dp अपॉन dt इज इक्वल टू क्या, जीरो। अच्छा फिर तो वही कंसेप्ट, अगर जो किसी भी चीज का अगर जो डिफरेंशिएशन जीरो हो जाएगा तो क्वांटिटी क्या है, कांस्टेंट है, कांस्टेंट। इसका मतलब p इनिशियल इक्वल टू p फाइनल, और यही तो कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम है। अच्छा सर ठीक है समझ में आ गया। क्या एंगुलर मोमेंटम कंजर्व होगा क्या, क्या एंगुलर मोमेंटम कंजर्व होगा क्या, एस एंगुलर मोमेंटम इज आल्सो कंजर्व। अच्छा एक चीज है ध्यान से सुनना तुम लोग, जैसे कोई रीजन पूछ दिया, चलो ठीक है बताओ तो एंगुलर मोमेंटम कैसे कंजर्व होगा, तो क्या बस एक आंसर तुम दोगे वो बता, वो मतलब एकदम 100% वेरीफाइड, बिकॉज इट इज ए सेंट्रल फोर्स। आई रिपीट, तीन लिखिए आप लोग एक नोट में, बहुत अच्छा बात लिखिए, क्योंकि कभी कभी क्या होता है ये जो छोटे मोटे एग्जाम होते हैं जैसे एमएससीआईटी, छोटे मोटे तो नहीं कह सकते हैं लेकिन ये है कि कुछ चीजें कंसेप्चुअल आती है, वो अलग अलग स्टैंडर्ड का होता है, या यूपीटी हुआ होगा, ऐसे भी कई स्टेट लेवल के बोर्ड की इंजीनियरिंग के एग्जाम होता है तो उसमें आ जाता है। तो लिखो लिखो कंजर्वेशन ऑफ एंगुलर मोमेंटम इज वैलिड when there will be gravitational force because gravitational force is a central force, because gravitational force is a central force। और central force क्या होता है पहले ही बता दिया गया, सेंट्रल कैरेक्टरिस्टिक ऑफ ग्रेविटेशनल फोर्स। इसीलिए तुम लोग ध्यान दो, मैं 10 कैरेक्टरिस्टिक्स बताने के लिए 50 मिनट का वीडियो बनाया, पूरा एक लेक्चर उस पे दिया हूं, इसीलिए कि बेटा छोटी छोटी जो कंसेप्ट आपको याद आएगा ना तभी क्वेश्चन करने में भी मजा आएगा। ठीक है बेटा, ओके you just write down your note, I am going to rub it। थोड़ा बहुत और हम लोग क्वेश्चन देखते हैं, एक दो क्वेश्चन और करेंगे, फिर आगे चल के ग्रेविटेशनल फील्ड पढ़ लेंगे, अपना हो जाएगा। इसको मैं मिटा रहा हूँ, ठीक है। ये दो क्वेश्चन है, आप लोग इसको अपने नोट्स में उतार लीजिए और वीडियो को पॉज करके सफिशिएंट टाइम लीजिए और सफिशिएंट टाइम लेके वीडियो न्यूमेरिकल को कर डालो, ठीक है। ओके, मैंने माना कि आपने सफिशिएंट टाइम लिया और इस क्वेश्चन को कर डाले। अब मैं करवाने जा रहा हूं, आप लोग उसको देखिएगा, ध्यान से देखिएगा। पहले मैं ये कर दे रहा हूं फिर वो कर दे रहा हूं, ठीक है ना। ये वाला कर रहा हूं, तो इसका क्या है, ये कुछ नहीं यार, मास है m है, यहाँ 2m है, इनके बीच का ये वाला डिस्टेंस कितना है, l/2। तो ये रियल में फोर्स इज इक्वल टू हो जाएगा gm इंटू 2m अपॉन l/2 का होल स्क्वायर, और ये हो जाएगा 2gm का होल स्क्वायर अपॉन l स्क्वायर अपॉन 4। तो ये हो जाएगा 8gm का होल स्क्वायर अपॉन l स्क्वायर। कितने लोग का आया है चेक करो, यही आया है ना, गलत है क्या बेटा, गलत है। क्यों, क्योंकि रियल में आपने इसके बीच का डिस्टेंस लिया था, लेकिन मैं बताया था कि r जो है उनके सेंटर से बीच का डिस्टेंस है। अगर जो आपने ये डिस्टेंस अगर जो आप लोग एज्यूम किए होंगे तो वो क्या है, गलत है। r क्या होता है, r इज द डिस्टेंस फ्रॉम देयर सेंटर। देख तो बेटा, सेंटर से सेंटर का तो डिस्टेंस ये है, ये r है, ये r नहीं है, ये r नहीं है, ये वाला r नहीं है। ठीक है सर, तो फिर कैसे करेंगे, ये गलत है ना, तो इसका r निकालने के लिए ये क्या, ये पूरा डिस्टेंस है l/2
और ये देखो ये कितना है L/2, तो ये कितना आ जाएगा बताओ तुम लोग, कितना आ जाएगा, आर की वैल्यू कितना आ जाएगा L/2 का होल स्क्वायर, चाहे ऐसे कर लो ना tan45, ये रियल में कितना है 45 डिग्री होगा ना, और देखो L/2 का होल स्क्वायर प्लस L/2 का होल स्क्वायर, तो ये कितना हो जाएगा L² अपॉन 4 प्लस L² अपॉन 4, तो ये कितना आ जाएगा 2L² अपॉन 4, तो ये क्या हो जाएगा L² अपॉन 2, L² अपॉन 2, इसका मतलब R = हो जाएगा बेटा L√2। ये कंसेप्ट मैं इसलिए बताया क्योंकि आपको जो सेंटर से सेंटर का डिस्टेंस एक स्फीयर वाले केस में बताया था और एक यहाँ पे आपको सेंटर से सेंटर के डिस्टेंस आपको पूरे अच्छे से क्लियर हो जाए। ठीक है सर, आ गया F = G(m)(2m), और इनके बीच का ये वाला डिस्टेंस कितना है L/√2 का होल स्क्वायर, तो ये कितना हो जाएगा 4Gm का होल स्क्वायर अपॉन L²। दिस इज द राइट आंसर, ये बेटा सही है। फिर से आई रिपीट, R इज द नॉट डिस्टेंस बिटवीन द बॉडी, इट इज द डिस्टेंस बिटवीन देयर सेंटर। ठीक है, मैं थोड़ा सा मुझे स्पेस चाहिए तो मैं इसको रब कर रहा हूं। ठीक है, अब थोड़ा सा इस क्वेश्चन में देखो, तो ये क्वेश्चन थोड़ा एकदम मोस्ट इंपॉर्टेंट है। इंपॉर्टेंट इसलिए बेटा थोड़ा सा आपका जो कैरेक्टर बताया था ना, मैं तुम लोग को पहले ही बताया था कि जो मैं कैरेक्टरिस्टिक्स 8-10 कैरेक्टरिस्टिक्स पढ़ा रहा हूं उसको न्यूमेरिकल के थ्रू कंसेप्ट समझने की कोशिश करेंगे, इसमें वही कंसेप्ट है। इसके बीच का अगर जो मान लीजिए ये एम है और ए स्मॉल एम है और इनके बीच का वो डिस्टेंस निकालोगे तो क्या ये, अब मान लो कि ये फोर्स को मैंने ये फॉर्मूला यूज की दिया Gm/m का होल स्क्वायर अपॉन मान लो L+A का होल स्क्वायर कर दिया, तो क्या सही है? नहीं, बिकॉज पहला कैरेक्टरिस्टिक ये बताया था कि जो ग्रेविटेशनल फोर्स होता है वो किस पे डिपेंड करता है, पॉइंट मास, किस पे, पॉइंट मास। लेकिन ये रॉड पॉइंट मास नहीं है बेटा, वो रॉड जो है पॉइंट मास नहीं है। अच्छा सर, तो अभी इसको कैसे करेंगे? तो कुछ नहीं, हम लोग क्या करेंगे, इसको पॉइंट मास तरह बना लेंगे। ध्यान से सुनना क्या करना है, ध्यान से सुनना। मैं क्या करूं कि यहां छोटा सा इतू सा मास लूं और वो मास को मैं पॉइंट मास की तरह ट्रीट करूं और क्या करूं, उसके द्वारा फोर्स निकालूं। अच्छा सर, फिर क्या करूं, मैं यहाँ छोटा सा मास ले लूं, यहाँ एलिमेंटल मास ले लूं बेटा और इसके द्वारा फोर्स लगा लूं, फिर इसी तरह करते छोटा करते करते फोर्स निकाल लूं और निकाल के सबको ऐड कर दूंगा, आ जाएगा। तो यही एडिशन के मेथड को हम लोग मैथमेटिक्स में क्या बोलते हैं, इंटीग्रेशन। क्या करते हैं, इंटीग्रेशन। इसका मतलब बेटा मैं यहां से x दूरी पे, x डिस्टेंस पे एक छोटा सा dx लेंथ का मास लूंगा और उसको क्या करूंगा, इंटीग्रेट कर दूंगा। ठीक है सर, तो मैं क्या किया, मैं यहाँ छोटा सा क्या किया, dm मास लिया जो dx लेंथ का है और यहां से कितने दूर पे, x। अब जो फोर्स, और जब ये फोर्स निकालूंगा तो क्या हो जाएगा, dF = Gm इंटू वो मास dm इंटू x का होल स्क्वायर। ये आ गया, ये इतने से, ये छोटे से, ध्यान से, ये कंसेप्ट बहुत इंपॉर्टेंट है बिकॉज ग्रेविटेशनल फोर्स यूज ओनली फॉर पॉइंट मास, किससे, पॉइंट मास, और ये पॉइंट मास नहीं है। ठीक है, अब क्या करूंगा, कुछ नहीं यार, मैं क्या करूंगा, इसको इंटीग्रेट कर दूंगा और इंटीग्रेट करके ला दूंगा। df का इंटीग्रेशन क्या होगा, f, और इसका इंटीग्रेशन हो जाएगा gm dm/x²। अच्छा, यहाँ पे लिमिट बताओ, लिमिट कहां से कहां तक, ये वाला स्टार्टिंग पॉइंट कितना है, a, यहां से बेटा कितना दूर है a, और ये पूरा डिस्टेंस कितना है a+l। ये बहुत अच्छे से समझ में आया क्या, फिर से अच्छे से बता रहा हूं। ये dm वाला, इसका ये यहाँ पे क्या होता है, इनिशियल, और यहाँ क्या होता है, फाइनल, या इसको बोलते हैं लोअर लिमिट और इसको बोलते हैं अपर लिमिट। लोअर मतलब कम से कम, इस एम से ये कम से कम कितना डिस्टेंस पे है बेटा, कितना डिस्टेंस पे, a, तो मैंने मान लिया यहाँ पे कितना हो जाएगा a, और ये ज्यादा से ज्यादा कितने डिस्टेंस पे है, l और a, तो ये हो जाएगा a+l। रिपीट,
ये लिमिट लेने आना चाहिए। लिमिट का एक पूरा खेला था, ये पूरा नहीं था, ये पूरा खेला है। अच्छा सर ठीक है, समझ में तो आ गया। अब इसको क्या करना है, कुछ नहीं इंटीग्रेट करना है। लेकिन अरे ये क्या कहानी है, ये है डीएम और ये क्या है एक्स। एक्स क्या है लेंथ और डीएम क्या है मास। तो लेंथ हो गया मास हो गया, ये क्या ये इंटीग्रेशन होगा नहीं होगा। तो फिर अपने को क्या कंसेप्ट यूज करूंगा, याद करो सेंटर ऑफ मास में बताया था। इसको क्या करेंगे लैम्डा डीएक्स लिखेंगे। क्यों, क्योंकि रियल में ये वाला जो फंक्शन होगा वो एक्स का फंक्शन होना चाहिए। तो डीएम इज इक्वल टू क्या होगा बेटा लैम्डा डीएक्स। और लैम्डा की वैल्यू क्या हो जाएगी मास पर यूनिट लेंथ, वेयर एल इज द लीनियर मास डेंसिटी। वेर थोड़ा इधर इधर देखिएगा तो इधर दिख रहा है क्या, हाँ तो यहाँ लीनियर मास डेंसिटी ठीक है लिख दिया। अब क्या कर रहा हूं वही इंटीग्रेट कर दे रहा हूं, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। इंटीग्रेशन ऑफ जी एम और डीएम को क्या लिख सकता हूं लैम्डा डी एक्स अपॉन में एक्स स्क्वायर ए से ए प्लस एल। अब ये सब तो कर ही लोगे यार, थोड़ा करके देखो तुम लोग। वीडियो को पॉज करो, देखो वीडियो को पॉज करो, सफिशिएंट टाइम के लिए करो। तुम लोग करो, ये तुम ही लोग करोगे तभी आएगा। ठीक है, मैंने माना कि तुमने कर लिया, वीडियो को पॉज करके सफिशिएंट टाइम लेके कर लिया। मैं कर रहा हूं जी कांस्टेंट बाहर, एम कांस्टेंट बाहर, लैम्डा बाहर। जो चीज इंटीग्रेशन से कांस्टेंट क्वांटिटी हो क्या निकल जाता है बाहर, ठीक है। एफ इज इक्वल टू जी एम लैम्डा इंटीग्रेशन ऑफ डीएक्स अपॉन एक्स का होल स्क्वायर ए प्लस एल। थोड़ा सा मेरे पास स्पेस नहीं है तो मैं यहां चला जा रहा हूं। हाँ ठीक है। अच्छा वो डीएक्स अपॉन एक्स स्क्वायर का इसका इंटीग्रेशन बताओ तुम लोग, बोलो क्या होगा। ये वाला कहानी पढ़े हो ना एक्स के पावर एन डीएक्स, तो ये हो जाएगा एक्स के पावर एन प्लस वन अपॉन में एन प्लस वन। होता है ना, होता है ना। तो इसलिए इसका एक्स स्क्वायर का कितना आप लोग ध्यान से करिएगा तो इसका आ जाएगा इंटीग्रेशन ऑफ वन माइनस एक्स माइनस और कहां से कहां तक ए प्लस एल, ए प्लस एल। एफ इज इक्वल टू जी एम लैम्डा वन माइनस एक्स। बस अब लिमिट रखना है अपना काम हो जाएगा। तो ये कितना आ जाएगा जी एम लैम्डा की वैल्यू बोलो, लैम्डा की वैल्यू एम अपॉन एल, एम अपॉन एल, एम अपॉन एल। और ये हो जाएगा माइनस वन अपॉन ए प्लस एल और माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस ए। इसको सॉल्व करो तुम लोग तो ये कितना हो जाएगा जी एम एम अपॉन एल और ये कितना हो जाएगा माइनस एम प्लस ए, तो ये हो जाएगा एल अपॉन ए प्लस एल, एल से एल कैंसल, तो ये हो जाएगा जी एम एम अपॉन ए प्लस एल। सर एक बात बताइए, क्या इसमें हम लोग सेंटर ऑफ मास का कंसेप्ट यूज कर देंगे क्या। मतलब बेटा मैं क्या मानूंगा कि पूरा का पूरा मास उसके सेंटर पे है और मैं कर लूंगा, नहीं उसका कंसेप्ट यूज नहीं करेंगे। बिकॉज क्योंकि रियल में इसमें जो फोर्स है बेटा वो डिस्टेंस पे डिपेंड कर रहा है। इस पे फोर्स क्या है डिस्टेंस पे डिपेंड कर रहा है और वो भी स्क्वायर टाइम्स। when there will be dependency of two physical quantity linearly then we can use the concept of center of mass। मतलब पूरा का पूरा रॉड का मास हम लोग सेंटर पे मान के नहीं कर सकते। क्यों, क्योंकि जो फोर्स है बेटा, जो फोर्स है वो क्या है ये आर स्क्वायर, ये स्क्वायर है। अगर जो यही फोर्स इज डायरेक्टली टू वन बाई आर होता तो आप लोग इसको यूज कर सकते। ओके I think it is sufficient numerical based on the gravitational force। थोड़ा बहुत हम लोग ग्रेविटेशनल फील्ड पढ़ेंगे तो उसमें क्वेश्चन करेंगे। थैंक यू। एंड अगर जो कोई आपको डाउट है तो आप लोग कमेंट करके पूछ सकते हैं या नंबर भी हो सकता है तो उस पर कॉल करके से पूछ सकते हो। थैंक यू, कीप स्टडिंग।